All right, so here we are going to start the next topic, electric potential. Electric potential at a point due to a point charge. So electric potential due to a point charge या electric potential at a point due to a point charge. ठीक है, ये इसका हेडिंग है. So let's suppose, अब पहले इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे. Let's suppose ये कोई ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं हम इस पे, जहाँ पे एक पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज है Q, जो किसका काम कर रहा है, सोर्स चार्ज का. ये पॉइंट चार्ज किसका काम कर रहा है, हमारे सोर्स चार्ज. तो एक किसी ओरिजिन पर एक पॉइंट चार्ज हमने प्लेस कर रखा है कैपिटल Q, और इससे किसी पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करना है. अब सीधा बनाए तो भी ठीक है, टेढ़ा बनाए तो भी ठीक है, डजंट मैटर एट ऑल. तो काम करते हैं, इसको थोड़ा सा तिरछा बना देते हैं ताकि किसी को नहीं रहेगा कि एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग ला रहे हैं या वाई एक्सिस. जिस भी आप उसमें ले करके आना चाहो आप उसको ले सकते हो. सो लेट्स सपोज इस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर चारों तरफ, तो इसके किसी पॉइंट P पर हमें ये जानना है कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. इसको फाइंड करने के लिए फिर से अब हम कॉन्सेप्ट क्या मानेंगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर फाइंड करना है इसके कारण, तो हमें तो पता है कि किसी भी सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि कोई इनफाइनाइट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हो, उसको इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट क्या डेवलप किया कि लेट अस कंसीडर कि एक जो चार्ज है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है और इनफाइनाइट पे उसको लेकर के आया जा रहा है. सो लेट्स सपोज कोई चार्ज है Q नॉट, मान लिया Q नॉट, वो कहां पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट से यहां तक आने में लेट्स सपोज अगर जो टोटल वर्क डन इसको बोल दें W इनफाइनाइट P या सिंपली W, तो ये जो टोटल वर्क डन है ना, W टोटल बोल दो, W इनफाइनाइट P बोल दो, जो आपको अच्छा लगे. W टोटल T बोले तो टोटल या पूरा लिख दो, जो आपको इनमें से अच्छा लगे कि यहाँ से इनफाइनाइट से P तक आने में लेट्स सपोज ये वर्क डन करना पड़ा कितना, W इनफाइनाइट P. कौन से चार्ज को लाने के लिए, Q नॉट चार्ज को लाने के लिए. तो डेफिनेशन तो ये बोलती है कि जो VP है वो VP किसके लिए डिफाइंड है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए. तो यहाँ पे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हमारा एम क्या है. तो अभी मैं बोल दूं, सिंस द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a Q naught charge is equals to कितना बोल रखा है मैंने, W बोल दिया. ठीक. So therefore the amount of work done in moving a unit positive test charge, a unit charge का मतलब 1 कूलम, तो वो कितना होना चाहिए, W बाय Q नॉट. और इसी वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि VP. तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, VP इज इक्वल टू W बाय Q नॉट. अब हमारा एम है, तो हमें ये पहले से पता है, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी लिखाया इसको लिखना नहीं है, ये आपको माइंड में याद रखना है. हम ये चीज डायरेक्ट लिखेंगे कि सिंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन VP शुड बी W बाय Q नॉट. तो अब हमारा एम क्या हो गया, इस डेरिवेशन के अंदर हमारा एम हो चुका है W फाइंड करना. अगर W आपने फाइंड कर लिया, गिवन टर्म्स क्या है, फाइनल आंसर शुड कम इनटू द गिवन टर्म्स ओनली. Q दे रखा है और आपको बोल दिया है कि अगर O से P की डिस्टेंस, इस O से P की डिस्टेंस बोल दी गई है आपको स्मॉल r. सो योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ गिवन डेटास, यानी कि आंसर जो भी आएगा वो कैपिटल Q और R, ये दो चीजें ही गिवन है, तो इन्हीं की टर्म्स में आंसर आना चाहिए. या कोई कांस्टेंट अगर प्रीडिफाइंड कांस्टेंट होते हैं तो वो जरूर हो सकता है. तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया. अब मैं इसको भी रब कर देता हूं ताकि स्पेस बनी रहे. तो हमारा एम हो गया है कि W फाइंड कर लेना और फाइनली उसको इस Q नॉट जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं,
उससे डिवाइड कर देना। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं और इसको अब कंप्लीट करते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर हमें ये कॉन्सेप्ट का ये भी पता है कि जैसे जैसे इनफाइनाइट पे सभी को पता है कि बी इनफाइनाइट या ई इनफाइनाइट यू इनफाइनाइट जीरो होता है, तो लेकिन जैसे इनफाइनाइट से आगे बढ़ेंगे इस क्यू पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे नजदीक आएगा, जैसे जैसे प्लस क्यू नॉट कैपिटल क्यू जिसको हम मान लेते हैं प्लस क्यू, ये इसके साथ जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ाएगा इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब हमें इसको पास में लाने के लिए, इसके साथ इसको इधर की तरफ मूव करने के लिए फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। फोर्स वेरिएबल होगा, इस चीज का सबको समझ में आना चाहिए। तो लेट्स सपोज हम बढ़ाते 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 कुछ ऐसे सिचुएशन पे आ गए कि ये पॉइंट हमने बोल दिया ए पर राइट नाउ इन बिटवीन इनफाइनाइट टू पी कहीं पर अभी चार्ज ये क्यू नॉट प्रेजेंट था, और लेट्स सपोज इस ए पर ध्यान से देखें तो इस कैपिटल क्यू के कारण जब क्यू नॉट यहाँ आ चुका है तो इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा इधर की तरफ एफ ई, ये एफ ई की डायरेक्शन होगी। अब इस एफ ई के अगेंस्ट हमें एग्जैक्ट एक्सटर्नल फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तभी क्यू नॉट मूव हो पाएगा। तो हमने एज्यूम किया कि लेट्स सपोज ये जो क्यू नॉट है ये इस ओ से एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है। आप इसको टेढ़ा समझ सकते हो या आप ऐसे भी समझ सकते हो, ताकि बस कहानी करने में आसान रहेगी। आप इसको वाई मान लो, कुछ भी मान लो, डजंट मैटर। हमने एक कन्वेंशन दे दी, ये जीरो है, ये पॉइंट पी है, और ये इनफाइनाइट पॉइंट है। इनफाइनाइट पे प्लस क्यू नॉट था, इसको बीच में कहीं पर लेकर के आ गए ए पॉइंट पर जहां पे हमने मान लिया प्लस क्यू नॉट। इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अवे डायरेक्शन में लग रहा होगा प्लस क्यू के कारण रिपल्सिव फोर्स, इसको हमें इधर लाना, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। और इतना ये भी मैंने बता दिया था कि हम इस तरह से देते हैं कि इनफाइनाइटेसिमली स्लो रहे, यानी कि एक्सेलरेशन ना हो, जस्ट इसके बराबर का। तो हमने क्या किया, इसको बनाए रखने के लिए इसको एक धीरे 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 इनफाइनाइटेसिमली स्लो प्रोसेस में ला रहे हैं, यानी कि आपको दिखेगा भी नहीं, कि पता ही नहीं चल रहा है कि कब आने वाला है कब आने वाला है, धीरे 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 वो पहुंचता 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 इधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो हमने केवल अब थोड़ी सी अगर 10 सेकंड के बाद भी बोलूंगा तो वो यहीं पे मिलेगा आपको दिखने में। तो लेकिन इसी सिचुएशन को मैं थोड़ा सा लार्ज करके दिखा रहा हूं, तो ये नहीं समझना कि इतनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी। हमने बोला लेट्स सपोज क्यू नॉट पर एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स के जितना ही इक्वल अमाउंट में बट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया गया, जिससे इसने इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx ट्रैवल कर लिया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट dx की अगर डायरेक्शन पूछूं तो dx वेक्टर्स डायरेक्शन इज फ्रॉम a to b along AB वेक्टर, ठीक है, अपोजिट टू FE वेक्टर की डायरेक्शन। गॉट इट? तो इसके अंदर अगर ये dx क्या है, वेरी वेरी या इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या लेंथ बोल सकते हो आप, कि इतनी सी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस ds के तरफ हमने ट्रेवल करवाया a टू b। तो a से b में हम क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F एक्सटर्नल, जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज F E के बराबर होनी चाहिए। तो फोर्स के कारण A टू B तक पहुंचे हो, तो जो भी यहाँ पे वर्क डन करना पड़ा इस AB के अंदर, वो वर्क डन A से B के अंदर, इसको बोलते हैं A, यहाँ पे प्लस, तो ये A से B के अंदर जो भी वर्क डन करना पड़ा वो भी स्मॉल होगा dW। तो हम इस पूरे सिचुएशन को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्मॉल dx 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 डिस्प्लेसमेंट्स के अंदर ब्रेक कर लेंगे, और उन सब के कारण अब क्योंकि ये जब P तक पहुंचेगा तो ये सभी के सभी कंटिन्यूअस एडिशन कहला रहा है, और कंटिन्यूअस एडिशन के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन शुड बी dW का इंटीग्रेशन। तो पहले अब यहाँ पे निकाल लेते हैं कि here, since here dW should be work done in moving the charge plus q naught from point A to B, infinitesimally small distance or displacement dx will be given by basic formula होता है F vector dot dx vector, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ because of electric force,
या the amount of work done against the electric force would be given by to move the charge from A to B will be Fe dot dx. बोले तो Fe dx cos 180 minus Fe dx, because cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, सो हमारे पास dw आ गया इज इक्वल टू माइनस Fe ds. Fe क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं. एंड सिंस हियर ये हो गई हमारी स्टेप 1. स्टेप 1 में हमने स्मॉल वर्क डन निकाल लिया. स्टेप 2 के अंदर क्या निकाल लो? Fe की वैल्यू. सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe क्या चल रहा है अभी? ये मैग्नीट्यूड. ध्यान देना, A डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बाद ये जो AB cos थीटा लिखा होता है, बेसिकली दिस इज द मैग्नीट्यूड. सो इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये ध्यान रखना है सबको. तो यहाँ वेक्टर अब नहीं लगेगा, हम Fe का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. सो Fe का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? Fe इज इक्वल टू दो चार्जेस के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स. तो दो चार्जेस के बीच में हमने कहां पर इसको एज्यूम किया है? A पॉइंट पर एज्यूम किया, जिससे dx डिस्प्लेसमेंट. तो O से A की डिस्टेंस आपको बता दी गई है x. तो अगर O से A x डिस्टेंस पर है, ये देखो यहाँ पे बना देता हूं, ये O यहाँ पे प्लस Q और ये A यहाँ पे प्लस Q नॉट, और इनके बीच के डिस्टेंस x बोल रखी है. तो इनके बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा? K Q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, वेयर K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना. तो यहाँ पे आप साइड में लिख देना, वेयर K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और बाय डिफॉल्ट ये पूरा सिस्टम हम कहाँ पे मान रहे हैं? स्पेस या वैक्यूम, मतलब वैक्यूम या एयर के अंदर. तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट dw इज इक्वल्स टू, या इसको बाद में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अभी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपका जैसा मन करे. माइनस Fe dx इज इक्वल टू माइनस K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx. इक्वेशन नंबर 3. Hence the total work done in moving the assumed positive charge Q naught from infinity to point P will be given by, assumed positive charge Q naught from infinity to point P will be given by क्या हो जाएगा? W is equals to इंटीग्रेशन ऑफ dW, और कहां से कहां तक लेकर के आ रहे हैं? इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं, और किस डिस्टेंस तक लेकर के आ रहे हैं? R डिस्टेंस तक. हमें डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेफरेंस पॉइंट में मेजर करनी है? O. इसको हमने 0 ले रखा है. तो अगर ये 0 है तो P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे? R. और ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे? इनफाइनाइट डिस्टेंस. इनफाइनाइट डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं? O से. X डिस्टेंस किससे मेजर कर रहे हैं? O से. R डिस्टेंस किससे मेजर कर रहे हैं? O से. तो सभी डिस्टेंस हमने किसके रेस्पेक्ट में ले रखी है? O से. तो ये कहां से अभी इसको लेकर क्या है? इनफाइनाइट से लेकर, यानी कि O से इसकी डिस्टेंस इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से लेकर कहां तक आ रहे हैं? R डिस्टेंस तक. ये हो गया dW, क्योंकि इनिशियली इनफाइनाइट पे रखा था, फाइनली ये कहां पर आया है? R डिस्टेंस पर. तो फाइनली dW की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस Fe dx. तो मैं एक बार पहले यही वाली सब्स्टिट्यूट कर देता हूं ताकि आपको ये भी ध्यान रहे. माइनस Fe dx, और Fe की वैल्यू हमारे पास है ही सही, माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू R K कैपिटल Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx. ठीक है. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो एलिमेंटल लेंथ लेते हो उसी लेंथ की फॉर्म में आपको ये लिखना होता है. अगर मैं इसको y लिखता तो मैं dy लिखता, या dy लिख रहा हूं तो फिर वो y लेते हैं. ठीक है. इन चीजों का आपको ध्यान रखना है. आप कोई कहे कि नहीं सर r मानना चाहता हूं मैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो ठीक है, अब r तुमने यहाँ मान रखी है तो इसको r डैश मान लेते हैं, कुछ ऐसा जो यहाँ मानोगे उसी तरह का एलिमेंट लेना, ताकि जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सिमिलर क्वांटिटीज नजर आए. ठीक. अच्छा, अब यहाँ पर देखें इंटीग्रेशन में K कांस्टेंट, कैपिटल Q सोर्स चार्ज वो भी कांस्टेंट, प्लस Q नॉट वो भी कांस्टेंट, ये सब क्या हो जाएंगे? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे.
सो हमारे पास W हो गया माइनस के बोले तो 1/4πε0 क्यू नॉट और इनफाइनाइट टू R 1/x² dx। और ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, 1/r² का डिफरेंशिएशन होता है, 1/x² का डिफरेंशिएशन होता है dx के रेस्पेक्ट में माइनस 1/x। किसी को नहीं पता तो बड़ा सिंपल है, कौन सा रूल लगा दोगे, x⁴n का x⁴n वाला रूल क्या होता है कि अगर x⁴n dx हो तो इसका आंसर होता है x⁴n+1/n+1। तो यहाँ पर 1/x² को कैसे लिख सकता हूँ, x⁻⁻2 dx। तो ये n का काम कौन कर रहा है, -2, -2 + 1 x⁻⁻1, तो ये बन गया x⁻⁻1 अपॉन -2 + 1 अपॉन, तो -2 + 1, तो ये इसको लिखेंगे -1/x। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, बाकी लोगों को समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया उनके लिए ये रहा। तो ये मैंने लिख दिया माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ -1/x इनफाइनाइट टू r, और ये माइनस बाहर का माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास फाइनली बच रहा है w। ये w कौन सा है, w इनफाइनाइट से p, ध्यान रखना w बोल दो या w इनफाइनाइट p बोलो, एक ही बात है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। इज इक्वल्स टू क्यू नॉट, इसको कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया आपका 1/अपर लिमिट x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है r, माइनस x की जगह लोअर लिमिट इनफाइनाइट। फाइनल आंसर w इनफाइनाइट p या w इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ साइड में लिख देता हूँ। सो w इनफाइनाइट p या सिंपली w इज इक्वल्स टू, जो आंसर आया है क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट होता है 0, इसका मतलब सिर्फ अपॉन r बच रहा है, तो हम इसको लिखेंगे क्यू नॉट अपॉन r। ये हमारे पास वर्क डन आ गया, ठीक है, इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 2, 3, 4। हमने, हमारा एम क्या था, टोटल वर्क डन फाइंड करके वीपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, तो अब मैं उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे, चलो वहां पे भी वही लिख दूंगा, वीपी हमें पता है w इनफाइनाइट p अपॉन जो चार्ज को मूव करवा रहे हो इनफाइनाइट से, उससे डिवाइड करना होता है। तो अब यहाँ पे लिख दें, नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन of electric potential at point P, Vp should be is equals to W infinite P upon plus Q naught, और Q naught से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जगह अच्छी नहीं लग रही, यहीं पे लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर W infinite P is equals to क्यू नॉट अपॉन r डिवाइडेड बाय Q नॉट, और आंसर मिल गया आपको Vp इज इक्वल्स टू KQ बाय R, इक्वेशन नंबर 5। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट a point P from origin to the distance at a distance r, ठीक है, यानी कि Q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, KQ बाय R। तो याद करने में आपको बड़ी आसानी रहेगी, आपको पता है Q के कारण R पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता था तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता था EP इज इक्वल्स टू KQ बाय R²। तो ठीक वैसे ही VP क्या आ गया, KQ बाय R। इन दोनों को रिलेट कर दूं तो देखो ये क्या बन जाएगा, VP इज इक्वल्स टू या EP इज इक्वल्स टू VP अपॉन R, VP इज इक्वल्स टू R EP इंटू R की जगह अगर ये डिस्टेंस D मान लें तो V इज इक्वल्स टू ED, यहीं से ये फॉर्मूला बनता है वेद, V इज इक्वल्स टू ED, ठीक है। So how many of you understood this whole derivation? This is the derivation of electric potential at a point due to a point.